नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। और चूंकि कल जो बजट आया उसके बाद से लगातार आप सबने एनालिसिस किए होंगे, इकोनॉमिक बेस के ऊपर, आपके पर्सनल बेस के ऊपर सब कुछ चर्चाएं रही होंगी। और जब कंपटीशन के विद्यार्थियों की बात करूँ तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन ढूंढ के निकाले होंगे, सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर हम देखें, कुछ समझने का अगर हम प्रयास करें और बेसिक रूप से हम इसे समझें कि पॉलिटिकल एंगल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से ही सब कुछ डिसीजन होते हैं। सरकारें जो कुछ करती हैं पॉलिटिकल एंगल से करती हैं। अब आप सीधे कहोगे सर हमें मालूम है दो पॉलिटिकल एंगल थे, बिहार और आंध्रा। बिल्कुल नहीं, ये एक ही बेस था। आप ये समझे कि पूरा बजट ही इस पे था, तो नहीं, इस पे दो ही चीजें थी कि भाई 60,000 करोड़ रुपए किसको दे दो, बिहार को, 15,000 करोड़ रुपए किसको दे दो, आंध्रा को। बस ये दो ही तो हुए। उसके बाद बाकी जो बड़ा बजट बना उसका क्या कारण था और किस प्रकार की जो डिसीजन हुए, वो सब चीजें वो बेस करती हैं पॉलिटिकल एंगल पर ही। अब वो कैसे करती है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप चलिए चुनाव से पहले के बजट पर। चुनाव से पहले के बजट पर जैसे हम पहुंचेंगे वहां हम देखेंगे कि उस समय ही उन 4 जातियों की बात हो गई थी जिन 4 जातियों की बात आज की गई। वो 4 जातियां कौन सी हैं? युवा हैं, इसके साथ साथ आप देखें तो महिलाएं हैं, फिर किसान हैं और उसके बाद में मजदूर वर्ग हैं। 4 को जो है इसके अंदर शामिल किया गया कि भाई ये 4 जातियां प्रमुख रूप से हैं और इनके लिए हम काम करेंगे। चूंकि ये पहले से परेशान हो चुके थे, उस समय युवाओं का असंतोष लगातार चल ही रहा था। जो अग्निवीर योजना थी उसके थ्रू मालूम पड़ ही गया था सब कुछ। लेकिन उसके बाद में जब हम बात करें कि इसके बाद की घटनाएं, जिसमें उससे पहले भी अगर हम देखें थोड़ा सा किसानों के बारे में देख सकते हैं। किसान असंतुष्ट थे इनसे, तो उनके लिए भी उन्होंने कुछ प्रयास किए थे। फिर महिला आरक्षण ला करके महिलाओं को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया था। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि उसके बावजूद जब राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो बनाया, वो मैनिफेस्टो फिर भी बहुत आकर्षक लगा। और उसके अंदर जो इंटर्नशिप जैसी चीज़ें जो वहाँ पर दिखाई दी, जो कि अब बजट के अंदर वर्तमान गवर्नमेंट ने बजट में शामिल किया, वो इंटर्नशिप वाली जो योजना, वो उस समय राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में दी थी। ये बड़ी बात है कि उस समय जो सोच राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में डाली, उसका इफेक्ट ये पड़ा कि मोदी जी को उसका नुकसान हुआ। युवाओं ने जो वोट दिए वो पूरी तरह से जो है मोदी जी के पक्ष में दे करके, और वोट पूरी तरह टूट चुके थे, बिखर चुके थे कह सकते हैं, और काफ़ी हद तक इंडिया अलायंस को वोट मिल गई। ये एक बड़ा इफेक्ट रहा। अब इस बात से सीखना, देखो सीखने के मामले में बीजेपी से तेज कोई नहीं है। वो इस मामले में कभी कोई वो नहीं करते कि भाई जो है अगर हम सीख लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुरंत, क्योंकि उनके ऊपर कई बीजेपी जो है वो एक संगठन है, उससे ऊपर भी संगठन है एक, जिसको आरएसएस बोलते हैं, तो उसका नियंत्रण काफ़ी हद तक है। तो वो सीखने के लिए मजबूर करते हैं और ये सीखना पड़ता है इनको। तो इसलिए ये चीज़ एक बड़े इफेक्टिव रूप में थी और इसलिए इन लोगों ने इसे सीखा और उसके अकॉर्डिंग ही बजट बनाया। और उसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा, वो था इनके लिए युवा। अब युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया? युवाओं के लिए सबसे पहली चीज उन्होंने देखी कि आज नहीं, आने वाले समय में भी लगातार युवाओं की जो बेरोजगारी है वो बड़ी मात्रा में आएगी। हालांकि मोदी जी का विजन शुरू से क्लियर रहा है। उन्होंने स्किल इंडिया के ऊपर शुरू से जोर दिया है। गवर्नमेंट जॉब इतनी हो नहीं सकती, ये सबको मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब इंडिया में इतने युवाओं को दे दी जाएगी, संभव ही नहीं है। इतने बेरोजगार करोड़ों की संख्या में आने वाले हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं रखा जा सकता। उनके लिए तो स्किल ही पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी शिक्षा से, और उस नई शिक्षा नीति जो बनाई उसमें स्किल का प्रावधान रखा। उसके बाद में बाकी चीज़ें भी वो धीरे धीरे करते आ रहे थे। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब चीज़ें जो चली आ रही थी वो सब उसी का प्रारूप था। वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी, उस सोच के अंदर शामिल थी। लेकिन अब बड़े स्तर पर डायरेक्टली युवाओं को बेनिफिट देने की बात थी। वर्तमान युवाओं के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये भविष्य के युवाओं के लिए काम कर रहे थे कुछ हद तक। और कुछ हद तक भारत को 2024 में जो है विकसित बनाने की कल्पना वो कर रहे थे, लेकिन वर्तमान को भूल चुके थे। वर्तमान के लिए कोई बड़ा विजन उनके पास नहीं था। और वो विजन राहुल गांधी ने डायरेक्टली युवाओं को दिया कि देखो तुम्हारे लिए मैं इंटर्नशिप ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये बेरोजगारी भत्ता ला रहा हूँ, ये सब चीज़ें ला रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि आज का दुख तो मिटो, 2024 का तो बाद देखेंगे। और ऐसे करके जो है वो राहुल गांधी को अच्छा सपोर्ट उसमें मिल गया, इंडिया अलायंस को पूरे को सपोर्ट मिल गया और उससे वो अच्छी मात्रा में वो वोट लेकर के आ गए। अब बात ये थी कि इसको किस प्रकार से वापस से रीमैनेज किया जाए।
अब रीमैनेज करने के लिए वहाँ से ही वो चीज़ें ली कि ये चीज़ों से युवा संतुष्ट हुए, युवा प्रभावित हुए, तो इनके लिए काम करना शुरू किया जाए। तो वही इंटर्नशिप योजना, वही जो है वो ईपीएफ का जो प्रावधान जो 3 साल के लिए अब दिया गया है कि 3 साल तक जब भी आप पहली नौकरी कहीं जाएंगे तो 3 साल तक का जो ईपीएफ का जो है वो गवर्नमेंट देगी, पीएफ फंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इसी प्रकार से पहली सैलरी जो है वो गवर्नमेंट देगी। ये जो बजट में प्रावधान किए गए हैं ये सब के सब टारगेट कर रहे हैं युवाओं को। पहली सैलरी किसका? मतलब युवाओं का। तो युवाओं को सीधा सीधा संतुष्ट करने का प्रयास, वर्तमान में युवा संतुष्ट कैसे हों एक बार, इसके लिए सीधा सीधा प्रयास इनका है। अब इसमें सबसे बड़ा जो मुद्रा लोन को लेकर के है, मुद्रा लोन के अंदर जो 2, 5 और 10 का जो था, जिसमें 2 शिशु वाला था और लास्ट वाला जो तरुण वाला था 10 लाख तक का, तो उस 10 लाख को 20 लाख किया इन्होंने। तो जो 20 लाख किया 10 लाख को बढ़ा करके, उसका टारगेट भी कौन लेगा? जो स्टार्टअप है वो लेंगे। अब वहाँ पर 20 लाख रुपए तक का उनको सपोर्ट मिल रहा है, नई दुकानदारी कर रहे हैं, जो भी अपना मुद्रा लोन के माध्यम से व्यापार करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ बेरोजगार जो युवा है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको अच्छे खासे जो है सपोर्ट देने की बात इसमें कही गई। इसके साथ स्किल इंडिया, इसको रोजगार के साथ साथ जो है बहुत सी इस प्रकार की योजनाएं लाना कि कैसे भी करके युवाओं को जो एक संबल मिले, एक अच्छी खासी ताकत मिले, ये पूरा बजट के अंदर साफ साफ दिखाई दिया। और उसका एकमात्र पॉलिटिकल रीजन था कि युवाओं को संतुष्ट किया जाए। दूसरी जो बड़ी बात आई इसमें, युवाओं के साथ साथ जो किसान, महिलाएं, ये इन सब चीज़ों के ऊपर तो बराबर पहले से काम कर रहे थे और उनके ऊपर अभी भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ जरूर कह सकते हैं अपन कि किसानों के लिए जैविक और आधुनिक खेती और इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने अच्छा खासा विचार रखा है अपना। तो ये एक अच्छी सोच मान सकते हैं कि इनके ऊपर मतलब एक किसानों की जो आय है वो बढ़ाने के लिए इन्होंने अच्छे खासे प्रयास इसमें किए हैं। यहाँ भी ये बात समझ में आती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पॉलिटिकली जहाँ पर ये कमज़ोर पड़े थे, जिसमें युवा और किसान प्रमुख रूप से, वहाँ पर इन लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट देने का प्रयास किया। दूसरा अगर हम देखें, वो स्पष्ट है, सबको मालूम है कि आंध्र प्रदेश जो है उसे 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, बिहार को 60,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है योजनाएं और सब कुछ दिए गया। तो ये सब जो दिया गया, उन सब के पीछे एक ही काम कर रही थी पॉलिटिकल फोर्स, और ये पॉलिटिकल फोर्स जो है वो ही सारा काम कराने के लिए मजबूर कर रही थी। इसमें कहीं आप ये देखें कि कोई इकोनॉमिक एजेंडा है या कुछ डेवलपमेंट का एजेंडा है, ये इस बजट में नहीं था। इस बजट में केवल ये था कि हम कमज़ोर कहाँ पड़े, कौन से लोग हमारे से दूर हो रहे हैं, कौन से वोट हमारे से दूर हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को ढूंढ करके युवा, किसान, दो को प्रमुख रूप से फोकस में लिया। उसके बाद में दो जो अपनी पार्टियां हैं, भाई 2 जगह से अपने को सपोर्ट मिल रहा है, बिहार और आंध्रा से, 2 पार्टियों से, तो उन दोनों पार्टियों को संतुष्ट रखो और 5 साल सरकार चलाओ। इस बजट से एक बात पूरी तरह से निकलकर सामने आती है, और वो ये कि भैया सरकार कहीं नहीं जा रही, सरकार पूरे 5 साल रुकेगी, क्योंकि इन दोनों को अब लगभग संतुष्ट कर लिया गया। और अगले बजट की ही बात है, इस बजट में तो देना दे दिया, नेक्स्ट बजट में और कुछ दे देंगे। और ये पक्का है कि बिहार और आंध्रा का डेवलपमेंट 5 साल में अच्छा खासा हो लेना है। ये 2 स्टेट विशेष रूप से डेवलप कर जाएंगे, और इसका नुकसान भी हालांकि बीजेपी और उसके अलायंस को होना है, क्योंकि बाद में बाकी स्टेट में नाराज़गी फैलेगी, और वो जो नाराज़गी है उसको कैसे टैकल करेगी, ये बीजेपी को देखना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।